खाते बोली भाग्यो यही हो बोली। नेपाल मंगलवार को गहरे राजनीतिक संकट में डूब गया जब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। उनका ये कदम राजधानी काठमांडू से शुरू होकर पूरे देश में फैल चुके जेन ज़ेड नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के बीच आया, जो सरकार द्वारा लगाए गए सोशल मीडिया प्रतिबंध और लंबे समय से चल आ रहे कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ भड़क उठे थे। बांग्लादेश की तर्ज पर नेपाल में भी आंदोलन तेजी से हिंसक हो गया और देखते ही देखते संसद भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय समेत कई सरकारी संस्थानों को प्रदर्शनकारियों ने निशाना बना लिया। हालात इतने बिगड़े कि राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री ओली और पूर्व प्रधानमंत्रियों शेर बहादुर देउबा व पुष्प कमल दहल के निजी आवासों तक को आग के हवाले कर दिया गया। राजधानी के कई इलाकों में उपद्रवियों ने स्कूल, वाहन और मंत्रियों के घरों को भी जला दिया। सुरक्षा कारणों से त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरह बंद करना पड़ा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हुई। इन झड़पों में दर्जनों लोग घायल हुए और अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत रही कि इसमें युवा पीढ़ी, खासकर जेन ज़ेड सबसे आगे रहे, जिन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और गली मोहल्लों दोनों जगह अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया बैन का विरोध करने वाले ये युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लामबद्ध हो गए और धीरे धीरे ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया। हालात पर काबू पाने के लिए नेपाल सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने संयम और संवाद की अपील करते हुए नागरिकों को आश्वासन दिया कि वे देश की स्वतंत्रता, संप्रभुता और लोगों की जान माल की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। तत्कालिक कारण इस युवा आंदोलन का भले ही सोशल मीडिया पर प्रतिबंध है, लेकिन युवाओं के अंदर असंतोष काफी लंबे समय से उबल रहा था। माओवादी आंदोलन और उसके बाद राजतंत्र की समाप्ति के बाद युवाओं में ये आशा काफी ज्यादा हो गई कि जो भ्रष्टाचार अब तक खत्म हो जाएगा और देश में एक नई राजनीतिक संस्कृति का जन्म होगा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। नेपाल न केवल राजनीतिक अस्थिरता और अराजकता का शिकार हो गया, बल्कि उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब होती चली गई। कोविड में खराब हुई आर्थिक स्थिति में उसके बाद कोई भी सुधार नहीं हुआ। युवाओं को लगातार विदेशों में पलायन होता रहा। अकुशल मजदूरों के साथ विदेशों में होने वाले अमानवीय व्यवहार को लेकर कहीं न कहीं एक परेशानी नेपाली समाज में भी थी। महंगाई और बेरोजगारी ने युवाओं को और बेचैन किया। सबसे बड़ी समस्या ये रही कि नेपाल के 3 बड़े राजनीतिक दल माओवादी, नेपाली कांग्रेस और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अमेले नेपाल की समस्याओं को सुलझाने के बजाय सत्ता की कुर्सी की दौड़ में शामिल हो गए। युवाओं ने राजनीतिक दलों को इस असंतोष को कई तरह से बताने का प्रयास किया। सबसे पहले पिछले चुनाव में एक नई राजनीतिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन एक टीवी एंकर ने किया और चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। इस पार्टी ने बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को अपना विशेष मुद्दा बनाया। इसके साथ शहरी युवाओं का एक बड़ा हिस्सा जुड़ गया। ये परिणाम ये दर्शाने के लिए काफी था कि युवाओं का परंपरागत राजनीतिक दलों से मोहभंग हो गया है। लेकिन लोकतांत्रिक पार्टी के नेता रवि लामिछीने विवादों में घिर गए और युवाओं को इस कारण खुद को ठगा महसूस करने लगे। गौरतलब है कि केपी शर्मा ओली जुलाई 2024 में चौथी बार प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन लगातार बढ़ते विरोध और जनाक्रोश के चलते उन्होंने इस्तीफा देते हुए अपने पत्र में लिखा कि उन्होंने ये निर्णय समस्या का समाधान करने और इसे संविधान के दायरे में राजनीतिक रूप से सुलझाने के लिए लिया है। ओली के पद छोड़ने के बाद नेपाल में नए राजनीतिक समीकरण बनने की संभावना तेज हो गई है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस इस्तीफा जन आंदोलन को शांत कर पाएगा या फिर नेपाल और गहरे राजनीतिक अस्थिरता के दौर में प्रवेश करने वाला है।